प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के प्रमुख विचारकों में से एक अरस्तू के विचारों पे चर्चा करेंगे। अरस्तू को राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। वे प्लेटो के प्रमुख शिष्य थे और माना जाता है कि वे इतिहास प्रसिद्ध विजेता सिकंदर के गुरु थे और यूनान देश से संबंधित थे। उनका जो विचारों का जो मूल आधार था वो था यथार्थवादी या व्यवहारिक दृष्टिकोण। अर्थात वे राजनीति का अध्ययन अधिक से अधिक वास्तविक के अध्ययन के साथ करना चाहते थे, ना कि वो कैसा है पे अधिक ध्यान देते थे, ना कि कैसा होना चाहिए। अरस्तु की प्रमुख रचना का शीर्षक है पॉलिटिक्स। अरस्तु की प्रमुख रचना का शीर्षक है पॉलिटिक्स। एक विचारक के रूप में हम देखते हैं अरस्तु के जो विचारों के जो मुख्य मतलब उसमें विशेषताएं हैं अरस्तु के विचारों की, उनको एक बार हम बिंदुवार देख लेते हैं। सर्वप्रथम वह एक व्यावहारिक विचारक है। वह श्रेष्ठ की चर्चा के बजाय श्रेष्ठ कार्य रूप या जो व्यावहारिक रूप से जो प्राप्त किया जा सकता है उसकी चर्चा पे ज़्यादा ध्यान देता है। अर्थात वो कल्पना लोक या आदर्शों के स्थान पे जो संभव चीज़ है उसी पर ज़्यादा चर्चा करता है या ध्यान देता है। अरस्तु का स्वर्णिम सिद्धांत है। एक दूसरा जो प्रमुख बिंदु है वह है अरस्तु का स्वर्णिम सिद्धांत। और स्वर्णिम सिद्धांत अरस्तु का यह है कि सदैव मध्यम मार्ग को चुना जाए, जिसको वो गोल्डन मीन कहता है। जिसका तात्पर्य यह है कि जो किसी भी स्थिति में जो चरमपंथी विचार है उनको स्वीकार न किया जाए, जो बहुत ही रेडिकल विचार है उनके स्थान पे जो मध्यम मार्गीय जो विचार है उनको चुना जाए। और श्रेष्ठ की आशा में जो अच्छा है उसको न गंवाया जाए। और चौथा जो प्रमुख दृष्टिकोण है वो है उसका दृष्टिकोण है वह है प्रकार्यवादी या फंक्शनलिस्ट अप्रोच, जिसको कह सकते हैं। वह संस्थानों को उनकी जो उपयोगिता के आधार पर देखता है, उनकी नैतिकता अनैतिकता के स्थान पे वो उनकी उपयोगिता को महत्व देता है। जैसा कि हम उसके जो दास प्रथा या नागरिकता आदि जो उसके विचार हैं उससे हम जान सकते हैं उसके इस अ, जो दृष्टिकोण को। अरस्तु के विचारों की एक व्यवस्था वह रूढ़िवाद है। यहाँ रूढ़िवाद से तात्पर्य यह है कि वह क्रमिक परिवर्तन का समर्थक है, आकस्मिक परिवर्तन का समर्थक नहीं है। और वह उन संस्थाओं को बनाए रखना चाहता है जिन्होंने समय के साथ अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। अर्थात वह क्रांति के स्थान पे क्रमिक सुधार का समर्थक है। अरस्तु के विचारों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह प्रजातीय केंद्रित है। अर्थात वह जिसको हम रेशियल जो है सोच कह सकते हैं एक तरह से। अर्थात वह जो यूनानी लोग हैं या यूनानी प्रजाति है उसको अन्य जो प्रजातियां थी उस समय की ज्ञात इंसानों की, उससे वह श्रेष्ठ समझता है और इंसानों की प्राकृतिक असमानता को स्वीकार करता है। अरस्तु के विचारों की एक अन्य विशेषता यह है कि वह प्लेटो के विपरीत वह महिलाओं को समाज जो सार्वजनिक जीवन है उसमें समान अवसर प्रदान करने का समर्थक नहीं है। प्लेटो और अरस्तु के विचारों में अनेक समानताएं भी हैं या जो साझा कड़ियां भी हैं उनको जो जोड़ती है उनके विचारों को, वो इस प्रकार है। दोनों सुकरातवादी परंपरा से संबंध रखते हैं। दोनों उस समय के जो यूनान में जो प्रचलित थे सोफिस्ट विचारधारा या सोफिस्ट विचारक, उनकी आलोचना करते हैं। दोनों व्यक्ति के स्थान पे राज्य को प्राथमिकता देते हैं। दोनों राजनीतिक आदर्शवादी है। अर्थात दोनों
राज्य को प्रथम मानते हैं। राजनीतिक आदर्शवादी का तात्पर्य एक आदर्शवाद एक विचारधारा है राजनीति में, जिसका अर्थ है कि जो बड़ी इकाई है अर्थात समाज और राज्य है, वो व्यक्ति के स्थान पे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को सामान्यतः अपने हित के स्थान पे राज्य के हित को प्राथमिकता देनी चाहिए। एक और चीज़ है कि अरस्तु कानून के शासन के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। और जिस देश की संस्कृति में सर्वाधिक अरस्तु के विचार प्रतिबिंबित होते हैं, अर्थात जहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है वो अरस्तु के विचारों से ज़्यादा मिलती जुलती है, वह है इंग्लैंड। क्योंकि अंग्रेजों को भी रूढ़िवादी माना जाता है और काफ़ी प्रैक्टिकल माना जाता है। अब हम देखते हैं कि हम किन किन अरस्तु के किन किन प्रमुख सिद्धांतों पे चर्चा करेंगे। उनकी एक बार हम लिस्ट देख लेते हैं। एक तो अरस्तु का राज्य का सिद्धांत, दूसरा अरस्तु का दासता का सिद्धांत, तीसरा अरस्तु का नागरिकता का सिद्धांत, चौथा अरस्तु का संपत्ति का सिद्धांत, पांचवा अरस्तु का समानता और न्याय का सिद्धांत, छठा संविधानवाद का सिद्धांत और सातवां क्रांति का सिद्धांत। अब देखते हैं हम अरस्तु के राज्य का सिद्धांत क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। अरस्तु कहता है कि मनुष्य प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है। वह व्यक्ति जो राज्य के बिना रह सकता है वह या तो ईश्वर है या जानवर है, लेकिन वह मनुष्य तो कदापि नहीं हो सकता। One who can live without state is either the beast or God, but can't be a man. दूसरे एक और उक्ति है अरस्तु की कि राज्य सभी संघों से उच्चतम है, अर्थात जो सभी हमारे गांव, जो समाज आदि जो अन्य इंसानी संगठन है उनसे राज्य उच्चतम है। और अरस्तु का यह कथन कि व्यक्ति प्रकृति से राजनीतिक प्राणी है, यह भी वास्तव में राज्य की महत्ता को प्रदर्शित करता है, अर्थात राज्य के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, वह सरवाइव नहीं कर सकता। और कुछ हद तक जो अरस्तु की ये उक्ति है कि व्यक्ति प्रकृति से ही राजनीतिक प्राणी है और राज्य के औचित्य को बताने से संबंधित है, राज्य का औचित्य सिद्ध करने से संबंधित है। अरस्तु सुकरात व प्लेटो की परंपरा से संबंधित है। यह कथन सोफिस्ट एवं सुकरातवादी परंपरा के मध्य चल रही परिचर्चा के परिप्रेक्ष्य को प्रदर्शित करता है। सोफिस्ट यह सुझाते हैं कि स्वयं हित ही राज्य से ऊपर है, स्वयं का हित राज्य हित से ऊपर है या समाज हित से ऊपर है। दूसरे एक जो अन्य उस समय के जो यूनानी विचारक थे वो थे अनुबंधवादी, और उनके जो प्रमुख अनुबंधवादी धारा के जो प्रमुख विचारक थे वो थे ग्लूकॉन। वे यह स्थापित करते हैं कि राज्य अनुबंध का उत्पाद है, अर्थात राज्य एक समझौते का उत्पाद है, एक कृत्रिम इकाई है। जबकि जो अनुबंधवादी विचारधारा है उसके विरोध में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु यह तर्क देते हैं कि राज्य आवश्यक प्राकृतिक है, आवश्यक एवं सद्गुण का स्रोत है। अरस्तु राज्य की महत्ता को प्रदर्शित करने हेतु निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं। व्यक्ति जो इस प्रकार है, व्यक्ति प्रकृति से एक राजनीतिक प्राणी है। इसका मतलब है कि प्रकृति ने व्यक्ति को इस तरीके से बनाया कि वह अपने आप के आधार पर जीवन को पूर्ण रूप से नहीं जी सकता या पूर्ण रूप से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। यह व्यक्ति का साध्य है, अर्थात व्यक्ति का भाग्य है या व्यक्ति की डेस्टिनी है कि वह राज्य का सदस्य बने। व्यक्ति की बहुत सी आवश्यकताएं होती हैं, इनमें से कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति परिवार की रचना करता है। परिवार व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर सकता है, लेकिन व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। जैसे कि सामाजिक मान्यता है कि आवश्यकता इस
मान्यता है कि इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु व्यक्ति गांव का निर्माण करता है। गांव भी व्यक्ति की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, इसलिए व्यक्ति अंततः राज्य का निर्माण करता है। इसलिए राज्य व्यक्ति द्वारा निर्मित सभी संघों में उच्चतम है। राज्य व्यक्ति की अधिकतम निष्ठा एवं कर्तव्य का हकदार है। या हम यदि क्रोनोलॉजिकली या घटनाक्रम के जो दृष्टि से देखें तो व्यक्ति राज्य से प्राथमिक है, बल्कि तार्किक रूप से राज्य ही व्यक्ति से प्राथमिक है। राज्य के बिना अच्छा जीवन जीना संभव नहीं है। अरस्तु बताते हैं कि वह या तो ईश्वर होगा या कोई पशु होगा, या उसमें अतिमानव के गुण होने चाहिए जो राज्य के बिना जीवन यापन कर सके। यदि हम देखें कि जो ऐतिहासिक या मानव शास्त्रीय घटनाक्रम है उसमें तो व्यक्ति पहले आता है, समाज उसके बाद आता है, राज्य उसके बाद आता है। परंतु अपने महत्व की दृष्टि से राज्य पहले आता है, क्योंकि राज्य के बिना व्यक्ति का जीवन की जो गुणवत्ता है वह अपेक्षापूर्ण स्तर पर नहीं हो सकती। राज्य न केवल सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि अच्छे जीवन हेतु आवश्यक चीजें भी उपलब्ध करवाता है। एडमंड बर्क भी बताते हैं कि राज्य सद्गुणों में एक भागीदारी है, अर्थात एक ऐसा संगठन है राज्य जिसके कारण हम सद्गुणों की प्राप्ति कर पाते हैं। हीगल यह बताते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की छाया है, या ईश्वर का प्रतिनिधि है। स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। राजनीतिक आदर्शवादियों के दृष्टिकोण से राज्य प्राकृतिक एवं इच्छित है। हालांकि व्यक्तिवादी जैसे हॉब्स बताते हैं कि व्यक्ति प्रकृति से सामाजिक नहीं है बल्कि यह उसकी आवश्यकता है। हॉब्स कहते हैं कि मैन इज नॉट सोशल बाय नेचर रेदर आउट ऑफ नेसेसिटी। और जो क्लासिकल उदारवादी है, क्लासिकल लिबरल्स जिन्हें कहते हैं, उनके लिए राज्य एक आवश्यक बुराई है, जैसे कि लॉक। और अराजकतावादी राज्य को एक अनावश्यक बुराई, स्टेट इज अननेसेसरी इविल, मानते हैं।